जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, पिछले वीडियो की तरह यह वीडियो भी बेहद खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में भी मैं टॉप 5 कमेंट लेकर के आया हूं। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन कर लेता हूं कि आपके भी मन में अगर कोई डाउट है या फिर रेलवे सुरक्षा बल या इंडियन रेलवे को लेकर अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपका कमेंट मुझे इस प्रकार का लगा कि उसे टॉप 5 कमेंट में चुनना चाहिए, उसके बारे में वीडियो बना करके जानकारी देना चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों के डाउट क्लियर हो सके, तो उस कमेंट को मैं सेलेक्ट करूंगा और उस कमेंट के ऊपर उस डाउट को लेकर अगले दिन मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। दोस्तों, एक चीज और बता देता हूं कि जिस दिन मैं आपके कमेंट के नीचे लिखता हूं कि यूर कमेंट इज सेलेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो, उसके अगले दिन आपको वह वीडियो मिलेगा। इस डाउट में मत रहिएगा कि आज मेरा कमेंट सिलेक्ट हुआ है तो आज के वीडियो में ही मेरे कमेंट का डाउट मुझे मिल जाएगा। दोस्तों, क्योंकि कमेंट सेलेक्ट में आज करूंगा तो उसके बारे में कल रिकॉर्ड करूंगा और उस दिन अपलोड करूंगा, तो नेक्स्ट डे आपको आपके कमेंट का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम खराब किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि किस प्रकार के डाउट आपके द्वारा पूछे गए हैं। मैं सबसे पहले एक एक करके कमेंट लेता हूं। दोस्तों, सबसे पहला कमेंट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यह पूछा है सचिन चौहान जी ने। इनका क्वेश्चन है, सर एक और कंफ्यूजन है। सर, यूआर कैटेगरी में मेरे डेटा के अनुसार 213 यूआर कैंडिडेट फिजिकल पास हुए हैं और वैकेंसी 1400 के करीब है, तो क्या 213 यूआर कैंडिडेट पूरे सेलेक्ट होंगे क्या? सचिन जी, आपके डाउट की तरह ही कई सारे साथियों का यह डाउट मैं पहले पढ़ चुका था, लेकिन मुझे अब लगा कि कई सारे उम्मीदवारों के मन में इस प्रकार का डाउट आ रहा है, तो मुझे इस कमेंट को सिलेक्ट करना पड़ा और इस कमेंट के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि कई सारे साथियों का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सचिन चौहान जी, आपने जो पूछा है कि 213 यूआर कैंडिडेट आपके डेटा के अनुसार, तो अगर आपने जो फिजिकल हुए थे उसमें डेटा कलेक्ट किया था सभी ग्राउंड का और आपके अनुसार अगर टोटल 213 यूआर कैंडिडेट फिजिकल पास हुए हैं, तो मैं मान लेता हूं कि चलिए 213 ही कैंडिडेट पास हुए होंगे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद यह कमेंट मत करना कि केवल 213 ही हुए हैं। यह सचिन चौहान जी का डेटा है, इसके अनुसार मैं उनको रिप्लाई दे रहा हूं। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। इन्होंने पूछा है कि 1400 के करीब अगर उनकी वैकेंसी है तो क्या 213 टोटल पास हो जाएंगे। इनका पूछना है कि 213 अगर यूआर कैंडिडेट पास हुए हैं तो 1400 वैकेंसी पर 213 कैंडिडेट तो टोटल सेलेक्ट हो जाने चाहिए। और यही सवाल कई सारे साथियों के मन में आ रहा होगा, तो आप सभी को बता देना चाहता हूं कि 1400 जो सीट है वह यूआर कैटेगरी के लिए है, लेकिन इन 1400 सीट पर ओबीसी, एससी, एसटी और सभी कैटेगरी के उम्मीदवार जिन्होंने की अपनी कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं लिया है और जो यूआर कैटेगरी से अधिक नंबर हासिल किए हैं, उन सभी का सिलेक्शन भी इन 1400 सीटों पर होने वाला है। तो आप इस बात को भूल जाइए कि 213 कैंडिडेट पास हुए तो 1400 सीटों पर टोटल 213 कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आपको बता देना चाहता हूं कि अगर ओबीसी कैटेगरी या एससी एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार जिन्होंने अपनी कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं लिया है या फिर आयु सीमा की छूट नहीं ली है, तो दोस्तों उन्हें यूआर में काउंट किया जाएगा। अगर उनके मार्क्स यूआर कैटेगरी से ऊपर है तो यूआर के उम्मीदवार से पहले उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी कैटेगरी का लाभ नहीं लिया है तो वह यूआर में काउंट होंगे। और दोस्तों, एक चीज और बता देता हूं, एक डाउट मत पालिएगा कि अगर आपने अपनी कैटेगरी का लाभ लिया है, आपने अपना सर्टिफिकेट लगाया है एग्जाम फॉर्म के टाइम पर और आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल सही है, मान्य है, तो आप यूआर कैटेगरी में नहीं गिने जाएंगे, चाहे आपके 120 में से 120 मार्क्स से ही क्यों ना हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपका यह डाउट मैंने क्लियर किया होगा। इसके बाद अगला कमेंट आता है गोलूपाल जी का। इन्होंने पूछा है, भैया मेरा क्वेश्चन है कि आरपीएफ में ट्रांसफर कितने सालों में होता है और क्या जोन भी चेंज हो जाता है क्या? जैसे मान लो मुझे अभी एनसीआर मिल गया तो हर 5 साल बाद इस जोन में ही ट्रांसफर होगा या अलग डिवीजन और जोन भी चेंज हो जाता है और कितने सालों में ट्रांसफर होना तय होता है? तो गोलूपाल जी, आपका कमेंट बहुत ही लाजवाब है और इस प्रकार के कमेंट अगर पूछे जाते हैं तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यह इस प्रकार का एक प्रश्न है जो कई सारे उम्मीदवारों के मन में घर कर रहा होगा या फिर कभी ना कभी पूछने वाले होंगे। तो गोलूपाल जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इस तरह का प्रश्न किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस तरह से आपका डाउट है मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो जोन आपको मिला है, जैसे कि एसीसीआर मुझे मिला है, इसके बाद जो डिवीजन मिला है मुझे नागपुर, तो नागपुर में मुझे जो पोस्टिंग मिली है वह 5 साल के लिए होती है। तो नागपुर डिवीजन में मैं एक ही पोस्ट पर 5 साल कार्य करूंगा और 5 साल के बाद जब टेन्योर निकलता है, ड्यू निकलता है, तो पोस्टिंग आपके उसी डिवीजन में किसी अदर पोस्ट पर होगी, ना कि आपका डिवीजन या फिर जोन चेंज होगा।
तो आप समझ गए होंगे कि 5 साल में आपके उसी डिवीजन में आपकी पोस्ट चेंज होगी, आपकी हर 5 साल में पोस्ट चेंज होगी। और एक चीज और बता देता हूं कि आपका एक ही डिवीजन में अगर 15 साल हो चुका है तो 15 सालों के बाद आपका डिवीजन चेंज होता है, तो उसी जोन के अगले डिवीजन में आपकी पोस्टिंग होनी तय होती है। जैसे कि एससीसीआर में 3 डिवीजन है, बिलासपुर, रायपुर और नागपुर। तो अभी मैं नागपुर में हूं। तो दोस्तों 15 साल के अंदर मैं एक ही डिवीजन के 3 अलग अलग पोस्ट या फिर आउटपोस्ट पर तैनात रहूंगा। तो दोस्तों 15 साल के बाद मेरा डिवीजन चेंज हो जाएगा, नागपुर से मैं या तो रायपुर चला जाऊंगा या फिर बिलासपुर चला जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपका इस प्रकार का डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अगले कमेंट के बारे में। इनका नाम है नीतीश भारती जी और यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से ये रहने वाले हैं। तो इनका एक निवेदन है, इनका कोई कमेंट या फिर इस प्रकार का प्रश्न नहीं है, और यह इन्होंने जो बात कही है यह मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि इसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देनी चाहिए। तो दोस्तों इन्होंने बताया है कि सर आप उन कैंडिडेट को ज्वाइन करने से मना कर देते जो पहले से ही कोई जॉब ले रखे हो, ताकि हम लोगों जैसे कैंडिडेट ज्वाइन कर सकें। तो नीतीश भारती जी, आपके द्वारा जो बात कही गई वह एकदम सही है, और मैं उन उम्मीदवारों से निवेदन करता हूं कि अगर आपको किसी जॉब में पहले से जाना तय है, जैसे कि कई सारे उम्मीदवार कमेंट कर रहे हैं कि उनका सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएससी-जीडी या फिर किसी अन्य एग्जाम में उनका सिलेक्शन हो गया है और उनको उसी एग्जाम में जाना है, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन आरपीएफ की मेरिट में होने वाला है और वह मेडिकल करवाने तक भी चले जाएंगे, लेकिन उनको ज्वाइन नहीं करना है। एक चीज आपको बता देता हूं कि मैं केवल उन्हीं उम्मीदवारों को बोल रहा हूं जिनको ज्वाइन नहीं करना है। तो आपसे निवेदन है कि आप मेडिकल करवाने के बाद उस सीट को खराब मत कीजिए। दोस्तों अगर सेकेंड लिस्ट आती है तो अगर आप मेडिकल में नहीं जाएंगे तो उन उम्मीदवारों को आरपीएफ में सेलेक्ट होने का मौका मिलेगा जो कि मेरिट में कुछ ही पॉइंट से बाहर हो गए थे, तो उनको भी आरपीएफ का मौका मिलेगा। दोस्तों कई साल तैयारी करने के बाद किसी का किसी एग्जाम में सिलेक्शन होता है तो उसे जो खुशी होती है, लेकिन जब कट ऑफ में पॉइंट से बाहर हो जाता है तो उसे जो दुख होता है, उसकी फैमिली का जो प्रेशर होता है या फिर उसकी तैयारी के जो साल उसने बर्बाद किए हैं, उसका दुख उससे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है सिर्फ वही जानता है। तो आप अगर आरपीएफ में सेलेक्ट नहीं होना चाहते हैं या फिर आप किसी अन्य जॉब में, आपका 3-4 एग्जाम में अगर आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की और आपका निकल गया है, तो अगर आप उसमें नहीं जाना चाहते तो उसकी सीट खराब मत कीजिए। उसमें अगर सीट बचती है तो वेटिंग लिस्ट के माध्यम से अन्य उम्मीदवारों को अगर मौका मिलता है तो उन्हें भी चयन हो जाने दीजिए। सीट ऑक्यूपाइड करने के बाद अगर वह कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो वह वैकेंसी अगले साल के लिए बैकलॉग में चली जाती है और उसका फायदा इस बार तैयारी करने वाला उम्मीदवार नहीं ले पाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मेरी बात समझ रहे होंगे, और मैं यह बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप आरपीएफ का मेडिकल मत दीजिए। अगर आपको आरपीएफ में जाना है और आप चाहते हैं कि आरपीएफ में अगर सेलेक्ट हो गया तो मैं आरपीएफ ज्वाइन करूंगा, तो आप आरपीएफ का बिल्कुल मेडिकल दीजिए। मैं यह बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप मत दीजिए, लेकिन आपको जिसमें नहीं जाना है उसकी सीट को ऑक्यूपाइड मत कीजिए, किसी अन्य उम्मीदवार के लिए उसे छोड़ के रखिए, क्योंकि वह भी हमारे भाई है, वह भी हमारे सखा है, उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगले कमेंट की बात कर लेते हैं। बाला पासवान जी ने यह क्वेश्चन पूछा है कि सर बहुत सारे लड़के का क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल और बिहार पुलिस में कौन बेस्ट जॉब है, प्लीज रिप्लाई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह क्वेश्चन केवल आरपीएफ और बिहार पुलिस को लेकर कंपैरिजन के बारे में नहीं है। इसके बारे में मेरे पास कई सारे ऐसे कमेंट अब आने लगे हैं। उसमें पूछा जा रहा है कि मेरा आरपीएफ में भी सिलेक्शन हो गया है और सीआईएसएफ में भी हो गया है, कोई बोल रहा है आरपीएफ और सीआरपीएफ में भी हो गया है, तो कोई 4-4 एग्जाम के नाम ले रहे हैं, कोई बोल रहा है एसएससी-जीडी में भी हो गया है, तो कोई बोल रहा है आईटीबीपी में भी हो गया है। तो दोस्तों अलग अलग जॉब में आपका रिजल्ट आ चुका है और आप पूछना चाह रहे हैं कि मुझे आरपीएफ में जाना चाहिए या फिर जो अनदर जॉब है जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें आप जाना चाहते हैं। तो आपके द्वारा यह कमेंट बार बार पूछे जा रहे हैं, तो मैं इस कमेंट को सिर्फ इसीलिए लिया क्योंकि इससे संबंधित कई सारे कमेंट कल मैंने देखे और मैंने उनको रिप्लाई किया कि मैं इसके बारे में आपको कल वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आरपीएफ की अपनी जगह मान्यता है वर्सेस अदर जॉब की अपनी जगह मान्यता है। सबकी अपनी जगह पर अलग अलग अच्छाइयां है और सबकी अपनी जगह पर अलग अलग बुराइयां है। किसी जॉब में कुछ बातें पॉजिटिव होती है तो उसी जॉब में कुछ बातें नेगेटिव भी होती है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने पूछा है आरपीएफ कांस्टेबल और बिहार पुलिस को लेकर, तो मैं बता देता हूं कि अगर आप आरपीएफ में नौकरी करेंगे तो आपको ऑल इंडिया में नौकरी करनी पड़ेगी, आपकी कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। और बिहार पुलिस में आप नौकरी करेंगे तो आपको आपके बिहार में रहकर ही नौकरी करनी है। आप अपने स्टेट में रह
रहकर अपने घर के आसपास ही नौकरी कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें यह हो गया कि आप घर के पास नौकरी करेंगे। और आरपीएफ में नेगेटिव पॉइंट यह हो गया कि आपको ऑल इंडिया में कहीं पर भी नौकरी करनी पड़ेगी। आप ऑल इंडिया में अपने घर के पास रहेंगे या नहीं रहेंगे यह बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि दोनों में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट हमको मिल गया। अब बिहार पुलिस का नेगेटिव पॉइंट बता देता हूं कि इसमें सैलरी आपको आरपीएफ से कम मिलेगी। वहीं आरपीएफ में एक नेगेटिव पॉइंट के बाद एक पॉजिटिव पॉइंट बता देता हूं कि इसमें आपको बिहार पुलिस से ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो दोनों में मैंने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट बता दिया। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, अगर आप सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं, सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं, आईटीबीपी में जाना चाहते हैं, या एसएससी-जीडी में जाना चाहते हैं, या बिहार पुलिस या फिर किसी भी स्टेट की पुलिस में जाना चाहते हैं। तो यह सिर्फ आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, ना कि मेरे कहने से, मेरे सुनने से आपको अपना डिसीजन बदलना चाहिए। दोस्तों, आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि सभी जॉब में कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट है और कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट है। आपको उसके बारे में खोजना चाहिए, आपको उसके बारे में गूगल पर सर्च करना चाहिए कि इसमें इसके मुकाबले क्या कंपैरिजन में यह अच्छी है और यह बुरी है। आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। मैंने अपनी राय जो थी वह आपके सामने रखी, बाकी आप लोग अपना फैसला ले सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रोहित निषाद जी का। इन्होंने लिखा है कि थैंक्स फॉर मोटिवेशन एंड गाइडेड। इनका डाउट है, क्या ट्रेनिंग में पढ़ने के लिए समय मिल जाता है? प्लीज बताना, ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताओ, कब क्या कैसे होता है। तो रोहित निषाद जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपको मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे माध्यम से मोटिवेशन मिलता है और आपको मैंने गाइड किया। तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आपको बता देना चाहता हूं कि ट्रेनिंग के बारे में जो कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं, इसके बारे में तो मैं आगे जब ट्रेनिंग का एक ब्रीफ में वीडियो लेकर आऊंगा उसी में आपको मैं सब कुछ बता दूंगा। लेकिन आपका जो डाउट है कि ट्रेनिंग में क्या पढ़ने के लिए समय मिल जाता है, तो आपको बता देना चाहता हूं कि ट्रेनिंग का शेड्यूल एकदम बंधा हुआ रहता है। सुबह से लेकर शाम तक क्या एक्टिविटी रहती है उसका टाइम फिक्स रहता है। अब आपको तय करना है कि आपके बचे हुए समय में जो भी आपको 1 घंटे का या फिर बीच बीच में जो रेस्ट मिलता है, तो आप उसमें अपनी पढ़ाई करते हैं या फिर अपनी नींद पूरी करते हैं। क्योंकि दोस्तों, शरीर इतना ज्यादा उसमें थक जाता है कि जो इंडोर क्लास चलती है जिसमें कुछ पढ़ाया जाता है उसमें बहुत अच्छे तरीके से नींद आती है। क्योंकि जब हम ट्रेनिंग करते थे तो सुबह 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर कभी कभी इतना दौड़ाने के बाद या फिर कुछ पनिशमेंट मिल जाती थी, क्योंकि ट्रेनिंग में पनिशमेंट मिलना मतलब मंदिर में प्रसाद मिलना, इस तरह से होता है। तो इतना ज्यादा थकने के बाद जब इंडोर क्लास में पढ़ाया जाता था तो वहां पर नींद के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी आंखें खोलकर पढ़ना पड़ता था। क्योंकि वहां पर कोई भी इंस्ट्रक्टर जो रहते हैं वो पूछ लेते हैं और पूछने पर नहीं बताने पर फिर से वही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है पनिशमेंट वाली। तो आपको बता देना चाहता हूं, जो ट्रेनिंग में सब कुछ होता है ना, यह सब आपको मजबूत करने के लिए किया जाता है। कोई बोलता है कि ट्रेनिंग में पनिशमेंट क्यों दी जाती है या फिर हमको इस तरह से क्यों बोला जाता है, कोई उस्ताद इस तरह से चिल्ला देता है, तो वह आपकी परीक्षा होती है कि ट्रेनिंग में आप कितना मजबूत बन सकते हैं। आपको छोटी छोटी बातों पर बुरा लगना बंद हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, जब किसी फोर्स के मेंबर की यह खबर सुनने को आती है ना कि दोनों में लड़ाई हो गई और उसने उसको मतलब कर दिया, तो यह सिर्फ ट्रेनिंग से ही कंट्रोल होता है। जब ट्रेनिंग में आपको उस्ताद द्वारा इतना बुरा भला कहा जाता है तो वह सिर्फ इसलिए बोला जाता है कि आपको मजबूत किया जाता है, आपको सुनने की शक्ति, सहन करने की शक्ति वहां पर बढ़वाई जाती है। तो इस प्रकार से ट्रेनिंग का माहौल होता है। और आपको बता देता हूं कि पढ़ने के लिए समय आपको अपना निकालना रहेगा। जब जब आपको फ्री टाइम मिले, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप में जुनून है तो पढ़िए। क्योंकि हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे भी जो पढ़ते थे तो वह सब वहीं पढ़ाई करने के बाद उनको जब एग्जाम देने के लिए छुट्टी मिली थी, क्योंकि उनका एग्जाम था, तो वह उस हिसाब से वहां पर पढ़ाई करते थे। इंडोर क्लास में जो सिलेबस होता है उस सिलेबस के अलावा वह अपना सिलेबस पढ़ते थे, क्योंकि उनका एग्जाम आने वाला था। तो आप पढ़ाई करते रहिए, आपको कोई नहीं टोकेगा और आपको अपना समय निकालना होगा। आप चाहें तो फ्री समय में मस्ती कर सकते हैं, दोस्तों से घुल मिल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो यह सिर्फ और सिर्फ आप ही पर निर्भर करता है, आप कितना अपने समय का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज के जो 5 कमेंट थे इसके माध्यम से मैंने बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। और अंत में जाते जाते आपसे एक निवेदन कर लेता हूं, क्योंकि पूरे वीडियो में मैंने आपसे एक बार भी नहीं बोला कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको इतनी सारी जानकारियां इतनी मेहनत करने के बाद लगातार प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया
तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। और अगर आपका कोई प्रश्न नहीं भी है तो मेरे लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ अच्छी बातें लिख करके जाइएगा। और वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। आपको एक सप्ताह के अंदर 3 बार हाइप करने का ऑप्शन मिलता है, तो वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो की रीच बढ़ती है और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक वीडियो पहुंचती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली जानकारी भरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।